हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जितने भी 2011 से 2024 अब तक जितने सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, हम लोग एक सेट के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का क्या कह रहा है। आप हिंदी अध्यापक हैं क्या? अगर आप हिंदी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है, तो अब चूंकि आप अस्थाई भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप हिंदी अध्यापक हैं और पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में आपकी नियुक्ति हो जाती है तो क्या करेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं। समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए समुदाय की बात हो रही है, यानी कि गलत हो जाएगा। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए, नहीं, ये भी बिल्कुल सत्य नहीं है। बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। बिल्कुल यही हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बच्चों का प्राथमिक विद्यालय क्या होता है? उनका घर होता है। तो उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ना कि उसकी अवहेलना करना चाहिए। इसीलिए जहाँ से वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो घर की भाषा होती है, सबसे पहले बोलना और समझना सीखते हैं। तो बच्चे को जब भी भाषा सिखानी हो अपनी मातृभाषा में, और उनकी मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए। जो उनकी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा जो होती है वही घर की भाषा होती है। तो बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी जहाँ भी आपको संसाधन के रूप में भाषा से मिले, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गलत कभी भी नहीं होगा। इतना आप लोग याद रखिएगा। पेडागोजी जब हम पढ़ाएंगे तो संपूर्ण पेडागोजी पढ़ाएंगे, पॉजिटिव कौन सा है, निगेटिव कौन सा है। तो इसलिए आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है कि इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? क्या टीम शिक्षण कहेंगे या मदद, जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, सहपाठी शिक्षण या सहपाठी परामर्श? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मदद, यानी कि स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। ये होता क्या है मदद? स्कैफोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ आप लोग को पता है क्या है? मचान, मचान या पाठ होता है। पाठ होता है जो बाहरी व्यक्ति के सहारे बच्चे द्वारा सीखना स्कैफोल्डिंग कहलाता है। यानी कि थोड़ी सी जो सहायता दी जाती है, जो सहायता करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बालक है, वो साइकिल चला ले रहा है, लेकिन इसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि आप पकड़ लीजिए, तो फिर उसके बाद से मैं बैठकर चला लूँगा। तो वही थोड़ी सी सहायता जो हेल्प की जाती है वही इसको फोल्डिंग यानी कि मदद कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टीम शिक्षण क्या होती है? टीम शिक्षण शिक्षकों के बीच में श्रम का विभाजन है, जो छात्रों के एक ही समूह पर योजना बनाने, व्यवस्थित करने, निर्देश देने और मूल्यांकन करने के लिए होता है। ये टीम शिक्षण कहलाती है। सहपाठी शिक्षण क्या है? क्या सहपाठी शिक्षण सीखने की प्रक्रिया वह है जो सहपाठी एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करते हैं, ये सहपाठी शिक्षण कहलाती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा स्कैफोल्डिंग मदद क्या होती है। तो चलते हैं, ये जितने हम प्रश्न लेकर आए हैं सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ है। एक भी प्रश्न हम अपने मन से लेकर नहीं आए हैं। सब प्रीवियस ईयर से जितना हम 2011 से 2024 तक जितना सॉल्व कराएंगे, बस आप लोग ईमानदारी के साथ सॉल्व कर लीजिएगा। और जब टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं, जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। टॉपिक वाइज भी हर सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, मैथ की, हिंदी की, ईवीएस की, और हर सब्जेक्ट की आती रहेगी। तो ईमानदारी के साथ आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, तो ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को भाषा का परिवेश यानी कि एक्सपोजर दिया जाए, बिल्कुल सत्य। बच्चों को भाषा का जहाँ परिवेश की बात कर दी जाए, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। क्या? भाषा का परिवेश दिया जाए,
जब बच्चों को भाषा परिवेश दिया जाता है तो बच्चे अपने आसपास के परिवेश से जल्दी सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बच्चों के व्याकरण के नियम नहीं, बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास कराए, देखिए भाषा अर्जन के लिए नहीं, बच्चों को पठन के अवसर दिए जाए, नहीं। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। भाषा अर्जन, भाषा अधिगम बहुत ही शानदार तरीके से हम करवाए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। जो सीटेट एग्जाम 2026 के लिए तैयारी करा रहे हैं, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम हम पढ़ा दिए हैं बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। तो कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है, तो देख लेते हैं। क्या पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। देखिए, पाठ्य पुस्तक के बारे में सही हम लोग को खोजना है, तो क्या पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, आप बताइए। ले सकता है तो गलत हो जाएगा, सही पूछा है। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र, क्या सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण है और कोई महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं, बिल्कुल यह क्या करती है, सहायता करती है, हेल्प करती है। यानी कि पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी को भी अध्यापक को भी सहायता करती है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चौथा क्या कह रहा है, यह सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधि, देखिए सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना थोड़ी ना है, पाठ्य पुस्तक बहुत ही है, इससे लाभ होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही है, पॉजिटिव है, तो लॉक कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं। क्या आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। क्या अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा, उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग, क्या संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्या गहन पठन, विस्तृत पठन, बारीकी से पठन, सरसरी तौर पे पठन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट हो जाएगा, गहन पठन। गहन पठन वह होता है जो किसी पाठ में सूक्ष्म विवरणों का विश्लेषण करने और उसकी विषय वस्तु का अर्थ की गहन समझ विकसित करने का एक तरीका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के लिए उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ाने का कौशल डैश बोध है। तो मूल्यांकन परक, क्या वैश्विक या स्थानीय या निष्कर्षात्मक। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, स्थानीय। गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल स्थानीय बोध है। कौन सा है, स्थानीय बोध, या स्थानीय अवबोधन भी कह सकते हैं, या गहन पठन भी कह सकते हैं, क्योंकि विशेष तथ्यों को समझने के लिए गहन पठन की आवश्यकता होती है। तो स्थानीय पठन, अवबोधन या गहन पठन यही होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सब ये प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ है, अपने मन से हम एक भी प्रश्न लेकर नहीं आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, देखिए निगमनात्मक जब कह दिया तो सबसे पहले निगमनात्मक यह कहता है नियम से उदाहरण की ओर चलता है, और आगमन क्या करता है, उदाहरण से नियम। निगमना, देखिए नी से निगमन, नी से नियम, तो नियम से उदाहरण, तो पहले नियम प्रस्तुत करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले अगर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो आगमनात्मक उपागम कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। पाठ्य सामग्री का विस्तार
यानी कि एक्सट्रापोलेशन, व्याख्या करना या विश्लेषण करना या निष्कर्ष निकालना। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, पाठ्य सामग्री का विस्तार यानी कि एक्सट्रापोलेशन तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? प्रत्यक्ष या डायरेक्ट, प्राकृतिक, द्विभाषिक या श्रव्यभाषिक? तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा लॉक हो जाएगा, प्रत्यक्ष, जिसे हम लोग डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किसमें? प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में बालक की मातृभाषा को मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषाएं सिखाई जाती हैं। इसमें मातृभाषा का कोई भी रोल नहीं है, तो बिना मातृभाषा का बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषाएं सिखाई जाती हैं। किसमें? डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि में। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसकी कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? अगर गलत लिखी है तो कक्षा में किस उपागम का प्रयोग करें? क्या संरचनात्मक या समग्र भाषा या संप्रेषणात्मक या रचनावादी? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लॉक कर देंगे, समग्र भाषा। समग्र भाषा होती क्या है? बच्चों की समग्र भाषा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर क्या देती है? बल देती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समग्र भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन के शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं। या ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सत्य, यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। शिक्षार्थी लिखने या न लिखने के लिए स्वतंत्र है, ये भी देखिए निगेटिव है। शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें ये सब गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि मौखिक आदि का प्रयोग करना होता है। तो क्या होगा? क्या संरचना अधिगम या मौखिक अधिगम या अवधारणा अधिगम या गत्यात्मक कौशल अधिगम? तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवधारणा अधिगम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में सहायता करेगा? तो मौखिक भाषा के विकास में सहायता करेगा नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। ठीक है, और देख लेते हैं, अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समन्वित पठन। बिल्कुल ये भी सत्य है, लेकिन सबसे बेस्ट हम लोग को ऑप्शन खोजना है, कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता के कंठस्थ जहाँ अगर आ जाए वो तो गलत हो जाएगा। कंठस्थ हो गया, जिस ऑप्शन में अगर याद करने की बात आ जाए, रोट मेमोरी, परिभाषा की बात आ जाए, परीक्षा फल किया जाए, सब वो ऑप्शन गलत हो जाएंगी। जब संपूर्ण पेडागोजी पढ़ाएंगे पॉजिटिव निगेटिव तो एक एक आप लोग को टैग वर्ड्स बताएंगे। चौथा क्या का रोल प्ले में भाग लेना, बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगर आप एक बच्चे को या समूह में बालक को रोल प्ले में भाग लेने के लिए कह देंगे तो मौखिक भाषा में क्या होगा? विकास होगा। जैसे आप कम्युनिकेट स्किल्स पे जोड़ देंगे, ये क्या होता है? तो ये
आप लोग के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, जो उसकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी कि कैसे बोलें, कैसे क्या सोचें, वर्ड्स निकल कर आएंगे, कैसे कैसे हम लोग को करना है। तो बालक को क्या करना चाहिए, रोल प्ले में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य है। तो यादृच्छिक है, तो यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, मतलब स्वतंत्र है। तो देख लेते हैं, भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। अंतर्निहित संबंध, यहाँ पे भाषा यादृच्छिक की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, न कि बस यूं ही। ऑप्शन नंबर चौथा देख लेते हैं, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। बिल्कुल सत्य, भाषा यादृच्छिक का मतलब है स्वतंत्र रूप से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो निदानात्मक क्या होता है, अगर पहले आप बालक की कमियों को देखेंगे फिर उसके बाद सुधारेंगे, तो जिसे कमियों की पहचान करेंगे, अगर कमी की पहचान हो गया वही निदानात्मक हो गया, और जब उस कमी को दूर आप करेंगे तो उपचारात्मक कहलाएगा। तो निदान के बाद, निदानात्मक के बाद उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो देख लेते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है, देखिए निगेटिव खोजना है, तो वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, ये तो हमारा सत्य है, लेकिन गलत पूछा है। व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, ये भी सत्य है। संप्रेषण के अभ्यास की अवसर देना, ये भी पॉजिटिव है। तो 3 हमारा पॉजिटिव निकल गया, 1 हमारा गलत। देखिए व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ, देखिए जिस ऑप्शन में जहां आपको कंठस्थ की बात कर दी, याद करने की बात कर दे, किसी के बीच तुलना करने की बात कर दे, ये सब आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, वो निगेटिव है। जब पॉजिटिव निगेटिव जब पढ़ाएंगे संपूर्ण पेडागोजी, एक एक कीवर्ड हम बताएंगे कि ऑप्शन में कौन सा निगेटिव पॉजिटिव रहेगा, तो आप तुरंत उसको गलत मार देंगे। तो ये गलत का गलत खोजा है, क्योंकि कंठस्थ करके बच्चों को नहीं सिखाना है कभी भी, है ना। कभी भी बच्चे को डांटना है, जिस ऑप्शन में डांटना दिख जाए, जिस ऑप्शन में अवहेलना की बात दिख जाए, जिस ऑप्शन में आपको तुलना की बात दिख जाए, सब वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मानी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं पिछले क्वेश्चन में कि डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, कि अपनी मातृभाषा को मध्यस्थता बनाए बिना ही किसी अन्य भाषा को सीखना ही क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड कहलाती है। तो यहाँ पे क्या किया है कि सब मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती हैं, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम यानी कि फाइल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है, क्या प्रारूपण है या पुनः प्रारूपण या प्रूफ रीडिंग, सहपाठी मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, प्रूफ रीडिंग। वो क्या करती हैं, अंतिम फाइल रूप से भी जांचती हूँ, यानी कि वो एक बार चेक करती हैं कि कोई त्रुटि तो नहीं मिली, कोई गलत तो नहीं मिली, यानी कि प्रूफ रीडिंग करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। तो देखिए जब भी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बाल केंद्रित होनी चाहिए, न अध्यापक केंद्रित, न पाठ्य पुस्तक केंद्रित, कुछ भी केंद्रित नहीं, सिर्फ और सिर्फ बालक को केंद्र बिंदु मानकर हम लोग क्या करेंगे, पेडागोजी सॉल्व करेंगे।
तो बालक क्या है? भगवान का दूसरा रूप है, यानी कि बालक को ही हम लोग केंद्र बिंदु मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गलतियों का विश्लेषण अध्ययन क्या कहलाता है? तो गलतियों का विश्लेषणात्मक त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।